चलिए आज बात करने वाले हैं हम ओम्स लॉ के बारे में। तो आइए समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। देखिए ओम्स लॉ कहता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ए जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम डिराइव्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस इन 1828। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम एक साइंटिस्ट है जिसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये जर्मन फिजिसिस्ट था। इसने एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया, देखा, इसने एक रिलेशन दिया। अब ये किन किन फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन दिया? तो ये रिलेशन दिया इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच, और ये 1828 में दिया। इसी रिलेशनशिप को, इसी संबंध को हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। मतलब कि जॉर्ज साइमन ओम ने इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर के बीच एक रिलेशन दिया, संबंध दिया 1828 में, 1828 में। तो इसी रिलेशन को, इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है? मतलब कि ये रिलेशन तो है, लेकिन किस तरह का रिलेशन है, ये रिलेशन कैसा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच, वो देखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स का स्टेटमेंट कथन क्या था? इसका कहना था कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस इट्स इंड। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर किसी कंडक्टर, किसी चालक के इंड पर, सिरों पर आप अगर एक विभवांतर पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं तो उसमें जो पास हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उससे क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पोटेंशियल आप अप्लाई किए हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कि उस मटेरियल का, उस कंडक्टर का टेम्परेचर हो और कुछ फिजिकल कंडीशन, मतलब कि जैसे कि आपका टेम्परेचर तो हो ही गया, प्रेशर हो गया, और उसका डायमेंशन, मतलब कि उसका जो डायमेंशन बोले तो उसका लेंथ हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, वो चेंज ना हो, ये तभी अप्लाई हो सकता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहने का मतलब हो गया कि एक कंडक्टर ऐसा ले लिया जाए कि जिसका आप उस एटमॉस्फेयर के चारों तरफ का टेम्परेचर चेंज ना हो, उसका डायमेंशन मतलब कि उसका लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, क्रॉस सेक्शन जो एरिया हो गया वो चेंज ना हो उस कंडक्टर का, और तीसरी बात है कि इसका प्रेशर भी चेंज ना हो। तब क्या होगा कि उसमें जो आप पोटेंशियल अप्लाई कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कीजिएगा, तो उसमें जो करंट पास हो रहा है वो हमेशा क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसी को हिंदी में समझ लेते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरे पर विभवांतर का मान, मतलब कि अगर एक चालक के सिरों पर आप विभवांतर लगा देते हैं तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो समानुपाती होगा किसके? विभवांतर के। और इसके लिए शर्त है कि यदि चालक की भौतिक स्थिति जैसे ताप, दाब, विमा अपरिवर्तित रहे, मतलब उसका टेम्परेचर कंडक्टर का चेंज ना हो, प्रेशर चेंज ना हो, और डायमेंशन, विमा मतलब कहने का मतलब उसका लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो चेंज ना हो। तो इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होगा। विभवांतर जो होगा वो समानुपाती होगा विद्युत धारा के, भी समानुपाती आई, मतलब कि विभवांतर समानुपाती होता है विद्युत धारा के। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। आइए इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो समानुपाती, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा, मतलब विभवांतर आप बढ़ाइएगा, तो अगर भी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। अगर आप विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस घटाइएगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी घटेगा। मतलब कि जिस रेशियो में आप विभवांतर बढ़ाइएगा उसी रेशियो में ये विद्युत धारा बढ़ेगा। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों इक्वल है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 220 वोल्ट दिया किसी कंडक्टर को
और उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो मान ली जाए कि 2 एम्पियर पास हो रहा है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है। अगर आपने सपोज डेट हमेशा एग्जाम्पल दिए, रैंडम एग्जाम्पल दिए हैं कि मान लीजिए कि ये 500 वोल्ट हो गया, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया वो 3 एम्पियर हो गया। ये इक्वल नहीं है, मतलब कि आप इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना पड़ेगा आपको, इसको हटाना पड़ेगा और एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। जैसे कि अगर हम बोले कि हम एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि ये 15 है, 15 वोल्ट दिए और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट बना है वो 3 एम्पियर बना है। हम एक रैंडम एग्जांपल दे रहे हैं, तो आपको अगर इसको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा, 15 इज इक्वल टू 3। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 15 3 के बराबर हो जाए, तो आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वल टू के बराबर होगा। इसका मतलब कि आप इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा V इज इक्वल टू, और वो कांस्टेंट है R और ये I रहेगा। तो यहाँ पर R जो है वो समानुपाती नियतांक है, R जो है समानुपाती नियतांक है, इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देख लेते हैं कि R एक्चुअल में क्या है, समानुपाती नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पर R का एक नाम दे दिया गया है कि R इज अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस है, किसका, कंडक्टर का, मतलब ये चालक का विद्युत प्रतिरोध इसको कहते हैं। तो एक्चुअल में ये कि जो रेजिस्टेंस का अगर फिजिकल मीनिंग समझिएगा तो प्रतिरोध, अवरोध होता है। तो यहाँ पर अवरोध किस फिजिकल क्वांटिटी कर रहा है, ये कौन से भौतिक राशि का अवरोध कर रहा है, तो वो समझते हैं। जैसा कि इसका नाम ही क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, चालक का प्रतिरोध है। तो आइए उसके बारे में समझते हैं हम। यहाँ से और जान लेते हैं कि एक्चुअल में R किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और किन किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये रिलेशन है V और I के बीच, और इसमें तीसरा जो आया है कांस्टेंट आया है R। तो आइए समझते हैं। तो पहले तक आपको पता है कि R एक समानुपाती नियतांक है, जिसे हम चालक का, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं करता है। तो एक्चुअल में जो है R रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका नेचर कैसा है। जैसे कि अगर एल्युमिनियम ले लिया जाए, तांबा ले लिया जाए, सोना ले लिया जाए, चांदी ले लिया जाए, तो ये अलग अलग मटेरियल है, मतलब अलग अलग कंडक्टर है, तो इसका नेचर अलग अलग है। इसके अंदर इनहेरेंट जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग कंडक्टर में, अलग अलग चालक में जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो डिपेंड करता है लेंथ पर, जो कंडक्टर आप लिए उसका लेंथ कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब मोटाई वो कितना है उसका, और टेम्परेचर पर, और इसके वीमा पर। वीमा तो समझ ही गए हैं, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, विड्थ समझ सकते हैं, चौड़ाई से समझ सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो ये डिपेंड नहीं करता है किस पर, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पर। मतलब कि अगर एक मान लीजिए हम ले लेते हैं कंडक्टर, चालक ले लेते हैं, जो मान लीजिए लोहा ले लिया, आयरन ले लिया। अगर आयरन में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कुछ 5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए 220 वोल्ट, तो 20 वोल्ट है, तो जितना रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस है। अगर आप उसमें करंट बढ़ाइएगा, वोल्टेज बढ़ाइए, तो रेजिस्टेंस बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला नहीं है। मतलब उसका जो रेशियो होता है उस कंडक्टर का वो फिक्स होता है। यहाँ पर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू R I,
तो यहाँ से V बाई आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये एक नियतांक है, नियत है। अब ये चेंज नहीं होने वाला, मतलब कि किसी भी तरह से V और I बदलते जाएगा तो ये R क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है उस कंडक्टर के लिए, जिस कंडक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं। हाँ, ये चेंज हो जाएगा अगर आप उस मटेरियल का, मान लीजिए ये कंडक्टर है आप जो लिए हैं, ये जो कंडक्टर, इस कंडक्टर का हम जो लिए थे, आयरन लिए थे, अगर इसका आप लेंथ बढ़ा दे, विड्थ बढ़ा दे, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये एरिया बढ़ा दे, ये घटा दे, तब यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका ये चेंज हो जाएगा। लेकिन आप इसमें पोटेंशियल बढ़ाते रहिए, घटाते रहिए, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाते रहिए, घटाते रहिए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज नहीं होने वाला है यहाँ पर। चलिए तो फिर आगे हम समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस को और इलिबरेट करते हैं, समझाते हैं इसको कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या और ये किसको रेजिस्ट कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, किस फिजिकल क्वांटिटी का विरोध कर रहा है, वो देखिए। हम डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। कहने का ये मतलब हुआ कि किसी कंडक्टर के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, जो चार्ज, अब ये चार्ज बोले तो कौन, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो ये जो कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, उसी को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, कौन, रेजिस्टेंस। तो मतलब कि रेजिस्टेंस का जो काम है वो कंडक्टर के अंदर जो फ्लो कर रहा है चार्ज, उसका विरोध करना, अपोज करना। इसी तरह हम हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतिरोध किसी चालक का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का अवरोध करता हो। सीधा कहने का मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो विरोध करता है, अवरोध करता, अपोज करता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो यहाँ से R इज इक्वल टू जो हो जाएगा, R इज इक्वल टू V बाई आई, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, समझ लीजिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट में जो वोल्टेज क्रिएट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, उसी क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। कहने का ये मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट कम रहेगा उस दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस में। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना इलेक्ट्रिक करंट कम पास होगा उस कंडक्टर में जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हैं, मतलब जो विभवांतर आप लगाए हैं। तो यहाँ से कंसेप्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, कंसेप्ट क्या है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही कम करंट रहेगा जो आप पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, विभवांतर जो लगाए हैं। तो सीधा से कहने का मतलब है कि किसी चालक का प्रतिरोध मूल रूप से चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में किया गया विरोध है, मतलब कि करंट का विरोध करता है कौन, विद्युत धारा। तो आइए यहाँ से हम रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं एक आसान से डायग्राम से। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस का क्या मतलब। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो है वो, हम जो रेजिस्टेंस को जिस तरह से डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का क्या करता है, अपोज करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से रोकता है। तो यहाँ पर आप फिगर देख पा रहे हैं कि ये जो आप ओम जो देख रहे हैं, ये जो ओम है ये है आपका रेजिस्टेंस, इसको आप प्रतिरोध बोलते हैं। और ये जो है आपका है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है विभवांतर, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए वोल्ट का जो काम है
वो करंट को, मतलब कि एक्चुअल में करंट क्या है, वो चार्ज है, ये जो है वो क्या है, चार्ज है। तो क्या कर रहा है कि चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, ये वोल्टेज का काम क्या है कि चार्ज को कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, ये चार्ज को ले जा रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है। मतलब कि वोल्टेज का काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाना। तो इसलिए तो हमें बताए थे कि ओम्स लॉ में कि V समानुपाती I, मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिगर में कि वोल्टेज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को धक्का दे रहा है, मतलब कि वोल्टेज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। तो वोल्टेज का काम क्या है, विभवांतर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या है कि ये इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाता है। यही जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाता है, मतलब कि ये पास करवाता है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इस डायग्राम में जो व्यक्ति है उसको क्या कर रहा है, रस्सी से दाब रहा है और ये खींच रहा है ऊपर की ओर। मतलब कि ये क्या हो रहा है, कारण से ये इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा। मतलब कि हम इस डायग्राम से समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो जो क्या काम क्या है उसका, इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। हम देखने वाले हैं ए साइन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। जैसा कि हम जानते हैं, फार्मूला भी दिए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर हम निकालने वाले हैं रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिलेशन दिया है वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया है। तो ऐसा मान लिया गया है कि जो रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम होता है, उसी के नाम पे रख दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो ओम हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आई। तो यहाँ से तो इसका तो हो गया ओम, ओम इज इक्वल टू, और ये हो जाता है इसका वोल्ट, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, तो यहाँ से एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। तो यहाँ से ओम एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको हम सैम्बल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ओम को हम जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं ओम। तो ये हो जाएगा 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम देख लेते हैं को 1 ओम को किस तरह से डिफाइन करें। तो 1 ओम को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर आप किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट देते हैं, मतलब आप 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, और अगर 1 एम्पीयर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर जो करंट का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। मतलब कि वो उसके अंदर जो करंट को रेजिस्ट कर रहा है वो कितना कर रहा है, 1 ओम से कर रहा है। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर अगर 1 वोल्ट लगाया जाए, अगर आप किसी कंडक्टर के चालक पर सिरों पर इंड पर अगर आप 1 वोल्ट विभवांतर लगाते हैं, तो अगर उसमें प्रवाहित धारा क्या हो रहा है, 1 एम्पीयर पास हो रहा है, तो उसके अंदर जो इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, आंतरिक गुण है उस कंडक्टर का, वो कितना होगा, 1 ओम होगा। अब यहाँ से अगला टॉपिक देख लेते हैं हम। तो कहता है एनी मटेरियल डेट हैज सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टर। मतलब कि कोई मटेरियल हो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है, प्रतिरोध रहता ही रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। चलिए यहाँ से हम कुछ देख लेते हैं रेजिस्टर का सैम्बल। तो पहला इस तरह कुछ इस तरह होता है, फिक्स्ड रेजिस्टर। पहला में फिक्स्ड रेजिस्टर का सैम्बल देख लेते हैं। सैम्बल कुछ इस तरह है। तो ये हो जाएगा आपका फिक्स रेजिस्टर का सैम्बल, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, और ये ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। तो ये ज़्यादा यूज होता है सर्किट डायग्राम में। दूसरा है वेरिएबल रेजिस्टर।
तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसका सैम्पल कुछ इस तरह से हो जाता है और इसमें हम एक एरो बना देते हैं ये। तो ये सैम्पल है वेरिएबल रजिस्टर का मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं, वो चेंज होते रहेगा। तो इसमें भी थोड़ा चेंजिंग होता है, ये इस तरह से हम लिखते हैं और इसको इस तरह से एरो बना देते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस का सैम्पल। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिवाइडर। तीसरा हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर तो इसका सैम्पल कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ लगा देते हैं एरो, तो इसका एक और हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या। डायमेंशन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू जो होता है वो V बाई आई होता है, और आप लोग को यही पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू, और यहाँ से W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई क्यू। तो यहाँ से हम लिख लें R इज इक्वल टू V के लिए F इंटू एस और बाई क्यू, और आई भी हो जाएगा साथ में। तो यहाँ से अगर हमको डायमेंशन लिखना है तो हम इस तरह से लिख देंगे, फोर्स के लिए m/L/T⁻², और s डिस्टेंस है तो लेंथ हो जाएगा यहाँ l, और q के लिए हम लोग लिख देंगे, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि I इज इक्वल टू जो होता है वो q बाई टी होता है। तो q इज इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा IT। तो यहाँ से IT, तो यहाँ से एक पहले से आई है तो I इंटू आई, तो I² इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा R इज इक्वल टू mL²T⁻², और इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है SI यूनिट एम्पियर, तो उसके लिए डायमेंशन में क्या होता है एम्पियर ही होता है। तो A², इसके लिए T लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा R इज इक्वल टू mL², और यहाँ से हो जाएगा T⁻³ और A⁻², ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।